हाय डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल का क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, है ना। ओपन स्कूल का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम क्लास 12वीं का गृह विज्ञान करने जा रहे हैं। गृह विज्ञान कक्षा 12वीं का है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जरूर देखेगा। इसके पहले मैंने प्रश्न 1 से लेकर 14-15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें हम 16, 17 और 18, 19 4 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। अभी जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपका पासिंग नंबर तय है दोस्तों। पास होना है तो पूरा वीडियो देखिए, है ना। जिन लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए वीडियो खास है, क्योंकि यदि आप 10 मिनट का वीडियो देखते हैं तो सारा क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएगा, लिखने का तरीका पता चल जाएगा। प्रश्न 16 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विवेचना कीजिए। तो किशोर अवस्था यानी कि जो किशोर अवस्था होता है 13 से 14, 15, 16 साल का, है ना, वो किशोर अवस्था हुआ होता है। तो इस किशोर बढ़ती हुई उम्र में, जवानी की उम्र में, है ना, क्या क्या सामाजिक विकास होता है उसको बताना है। तो इस स्थिति में बच्चों का जो मन स्थिति है काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, अत्यंत भावुक और चिड़चिड़े हो जाते हैं। सामाजिक रूप से हमेशा हम उम्र के साथ रहना पसंद करते हैं। समूह की संस्कृति, मूल्य, भाषा, कपड़े पहनने का तरीका इत्यादि जो है अलग होती है। अपने समूह में एकाकारिता किशोरों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह कहीं कारण है कि किशोरों को मित्र मंडली काफ़ी बड़ी होती है। इस अवस्था में हम दोस्तों का ज़्यादा सुनते हैं, माता पिता का कम सुनते हैं, किसी भी बात में चिड़चिड़ा जाते हैं। यानी हमको दोस्ती बहुत पसंद होता है, घूमना फिरना, कहीं जाना, टहलना, टीवी देखना, मनोरंजन करना। यानी ये उम्र जो है एक प्रकार से एक मस्ती करने की, आनंद लेने की उम्र हो जाती है, जिसमें हम घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं और हमको एक आज़ादी चाहिए होती है। तो इस प्रकार से आप अपने तरीके से लिखेंगे दोस्तों। मैं जैसा लिखा हूँ गाइड से नकल करके, वैसा ही आपको सेम टू सेम नकल नहीं करना है। आपको अपने दिमाग का उपयोग करके, यही होता है पास होने का तरीका, ठीक है। तो अपने दिमाग का उपयोग करना है थोड़ा। इसके बाद है मानसिक विकलांगता किसे कहते हैं, ऐसे बच्चों की सहायता के लिए तरीके सुझाइए। तो मानसिक विकलांगता एक प्रकार से मंद बुद्धि होना, ठीक है, मन का दुर्बल हो जाना, दिमाग का काम करना कम हो जाना, ठीक। इस उम्र में बच्चे जो है मानसिक दुर्बलता या किसी रोग या चोट के द्वारा उनका दिमाग कम हो जाता है। उदाहरण के लिए दिमाग में फोड़ा होना, कीटाणु नष्ट करने वाली दवाई द्वारा विष फैलना इत्यादि। इनका कैसे ध्यान रखना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ, देखिए 4 पॉइंट में। इन बच्चों को कभी बुद्धू या पागल ना कहें। इन बच्चों को कभी भी भूल कर भी पागल ना कहें, क्योंकि ऐसा कहने से वो गुस्सा हो जाते हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंचती है। बच्चा जितना काम स्वयं कर सकता है उसे उतना करने दे। मदद तभी करे जब वो मांगे। अगर वो स्वयं से काम कर रहे हैं तो उसे करना देना चाहिए, ठीक है ना। यदि मानसिक दुर्बलता बहुत ज़्यादा नहीं है तो बच्चों को साधारण कार्य आदि में लगाना चाहिए। यदि कम प्रॉब्लम हो उसको तो हमारे साथ काम भी कर सकता है। इन बच्चों को विशेष स्कूल में दाखिला करें जहां उन्हें स्वयं की मदद का प्रशिक्षण और कौशल प्राप्त हो। प्रश्न 17 है, हमारे देश के 5 राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का वर्णन करना है। इसके अंतर्गत टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच से पहला है समन्वित बाल विकास सेवाएं। इसको रटना पड़ेगा आपको। टीकाकरण है, स्वास्थ्य की जांच है इत्यादि किया जाता है। इसमें 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष लाभ मिलता है। दूसरा है दोपहर का भोजन, MDMP। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को संपूर्ण आहार प्रदान किया जाता है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस। इस योजना के अंतर्गत विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन का इलाज किया जाता है। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है। राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण। इस योजना के अंतर्गत छोटे बच्चे और महिलाओं में रक्त अल्पता की रोकथाम किया जाता है। चौथा है राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता। इसके अंतर्गत आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए कार्य किया जाता है।
पोषक तत्वों की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम एवं लक्षण लिखिए। तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम और लक्षण निम्नलिखित है। पहला है प्रोटीन की कमी से क्वाशेरियोरका नामक रोग होता है। यह 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को होता है। चेहरे, बाजू, पैरों में सूजन होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी के कारण अंधेरे में देख पाने की क्षमता कम हो जाती है। आँखों का सफ़ेद भाग सूखने लगता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न 18 और 19 लास्ट है। प्रश्न 18 टिप्पणी लिखना है एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। एटीएम कार्ड क्या होता है सभी जानते हैं, है ना। ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है जिसके द्वारा हम 24 घंटों में कभी भी अपना जमा धन को मशीन के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह हर स्थानों पर उपलब्ध होता है। हम कोई भी एटीएम मशीन से, किसी भी बैंक के एटीएम से हम 24 घंटों में पैसा निकाल सकते हैं, चाहे बैंक खुला हो अथवा बंद हो, है ना। क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने पर ऊंची दर पर ब्याज लगता है, पर डेबिट कार्ड द्वारा पैसे आपके अपने खाते से निकलता है, अतः कोई ब्याज नहीं लगता है। इंटरनेट बैंकिंग, हमें एक बटन दबाते ही इंटरनेट बैंकिंग से सेवाएं प्राप्त हो जाती है। अपने बैंक के खाते में शेष राशि का पता लगा सकते हैं, वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं, रेल या हवाई जहाज के लिए टिकट खरीद। इंटरनेट बैंकिंग तो आप सभी जानते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। रेल टिकट बुक कर सकते हो, कहीं यात्रा पर जाना है तो हवाई जहाज का टिकट कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, बहुत सारा आप बिजली का बिल का भुगतान, ठीक, टेलीफोन का भुगतान इत्यादि। उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन और उपभोक्ता के उत्तरदायित्वों की व्याख्या कीजिए। तो उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, सूचना का अधिकार। यह अधिकार हमें उन उत्पादों को विरोध में सुरक्षा प्रदान करता है जिनसे हमारे जान और माल को खतरा होता है, जैसे खाद्य सामग्री और असुरक्षित बिजली के उपकरण। जानकारी का अधिकार, उपकरण और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, स्तर और मूल्य के बारे में जानकारी पाने का पूर्ण अधिकार उपभोक्ता को होता है। तीसरा है चयन का अधिकार। उचित मूल्य पर सबसे अच्छा वस्तु प्राप्त करने के लिए हमको चुनने का अधिकार होता है। जैसे हम बाज़ार मार्केट में जाते हैं, हम बहुत सारा मोबाइल देखते हैं, जो हमें पसंद आती है उसी मोबाइल को हम खरीदते हैं। दुकानदार आप पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई आपको यही मोबाइल खरीदना है। ठीक। सुनवाई का अधिकार, अगर कोई गलत तरीके से अपना माल बेच देता है तो वहाँ पर हमें सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक। क्षतिपूर्ति का अधिकार, यदि कोई उत्पाद या सेवा हमको गलत तरीके से ख़राब प्रोडक्ट दे दी जाती है तो नष्ट हो जाता है, उसका भी अधिकार होता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये सभी अधिकार है दोस्तों, नोट कर लीजिए। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित धब्बों का आप कैसे छुड़ाएंगे। जूते की पॉलिश का, तेल सब्जी का, पान का। तो जूते की पॉलिश का धब्बा मिटाने के लिए धब्बे की अतिरिक्त मात्रा को खुरच कर निकाल ले और हल्के हाथ से मिट्टी, तेल या स्प्रिट से मलना है। तेल या सब्जी का है, तेल या सब्जी को दूसरा वाला ये वाला, तेल सब्जी के धब्बे को गर्म पानी और साबुन से धोना है। इसके बाद पुराने धब्बों को धोने के लिए सर्वप्रथम साबुन और पानी का पेस्ट बनाना चाहिए और इन धब्बों पर लगाना है। पान के ताज़े धब्बे को तीसरा वाला के लिए इस पर प्याज का पेस्ट बनाकर इसे धूप में रख दें और पुराने धब्बों को धोने के लिए इस विधि का प्रयोग 2 से 3 बार करें। इसके बाद है अथवा वस्त्र की धुलाई के मुख्य चरणों को लिखिए। तो वस्त्रों की धुलाई के लिए निम्नलिखित चरण अपनाते हैं। पहला, यानी कपड़ों को धोने के लिए ना, पहला है मरम्मत करना। धुलने वाले वस्त्रों की सावधानीपूर्वक पहले जांच कर ले कि कहीं पर वस्त्र फटा तो नहीं है। धब्बा छुड़ाना, यदि मैल के अतिरिक्त आपके वस्त्र पर कोई धब्बा है तो उन्हें पहले छुड़ा लीजिए। कपड़ों की छटाई, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र में कपड़ों की सफाई को देखना है। भिगोना है, सब भिगोने से मैल फूल जाता है और धोने पर आसानी से निकल जाता है, परंतु सभी प्रकार के वस्त्रों को भिगोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए जिन वस्त्रों के रंग पक्के नहीं उन्हें भिगोना नहीं चाहिए। धुलाई, अब वस्त्रों को उचित डिटर्जेंट, साबुन और सही धुलाई करें। धुलाई की प्रक्रिया वस्त्रों से मैल छुड़ाने में सहायक होती है। खंगालना, वस्त्रों से साबुन, डिटर्जेंट या रासायनिक पदार्थ को निकाल देना चाहिए, अतः कपड़े को स्वच्छ जल में 2 से 4 बार खंगाला जाना चाहिए। तो ये है दोस्तों
होम साइंस का क्लास 12 का पूरा कंप्लीट वीडियो बन गया आप सभी के लिए। दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट को भी और सेकेंड पार्ट को भी।